नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं, समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं सुपर प्राइम टाइम शो जनमत में। और हर रोज आपके लिए नए मुद्दे और उन मुद्दों पर एक पोल होता है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर होता है। उस पर आपका वोट का जो प्रतिशत होता है वो बताते हैं और विश्लेषण भी बताते हैं क्या कुछ आपकी खबर के अनुसार हमने किया है। चलिए फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको वो मुद्दे बता देते हैं जो आज आपसे जो है चर्चा जिनके बारे में करनी है। पहला मुद्दा, अदानी की सच्चाई क्या है? ये कांग्रेस वर्सेस अदानी हो गया है, विपक्ष वर्सेस अदानी हो गया है, या कोई और भी कारण है इसके पीछे? और इसकी जो है जांच पड़ताल भी करेंगे और आपको खबर कम से कम दिखाएंगे एज इट इज, निष्पक्ष तरीके से, कि भाई दोनों पक्ष की जो है तस्वीर आपके सामने रखी जानी चाहिए, उसको रखा जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, मिस साइनाइड। अब इनके ऊपर क्या आरोप है? क्या हत्या का आरोप है? क्या मारने का आरोप है? और साइनाइड जो कि एक घातक पदार्थ होता है, ज़रा सा मुंह में रखा और जान चली जाए, इसका इस्तेमाल हुआ है क्या, कैसे हुआ है, वो आपको समझना है तो बने रहिए जनमत में, इसके बारे में भी बताएंगे। फिर बिल्कुल अब बिश्नोई का नया दांव क्या है कि भाई अब जब भारत बुलाने की बात हो गई या उसका प्रत्यर्पण की बात हो गई, कनाडा भेजने की बात हो गई, तो अब बीच में कोई रास्ता नया निकल कर आएगा क्या? कोई नया दांव यहाँ पर खेला गया है क्या? अमेरिका में जो बदलाव हुआ है उससे कोई लाभ होगा क्या अनमोल को? ये भी आपको बताएंगे। चलिए फिर, और एग्जिट पोल का माहौल, ये भी महत्वपूर्ण है कि विपक्ष जो है वो एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई ये फेल हो जाएंगे, जैसे 400 पार का नारा वो देते थे तब फेल हुए थे। लेकिन हरियाणा चुनाव में भी तो कुछ इसी तरीके की भूमिका विपक्ष ने बनाई थी, वो वैसा साबित नहीं हुआ, उसमें भी झटका विपक्ष को लगा था। अब क्या आगे वो जानते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला मुद्दा एकता यात्रा का। इनका जो एकता यात्रा जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी की, इसमें क्या कुछ नया है? क्या जन समर्थन मिल रहा है? और अगर मिल रहा है तो कैसे, क्यों? विस्तार से इसके लिए भी, इसके बारे में जानकारी जो है वो भी आपको हम अवश्य देंगे। चलिए, ये तो मुद्दे हमने बताए कौन से हम लेंगे। पहली खबर जो है वो अदानी से जुड़ी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे अदानी मामले की, जो अब एक सियासी रूप ले चुका है। यूं तो कांग्रेस समर्थित विदेशी कंपनियां कई बार अदानी समूह पर कई तरीके से फर्जी आरोप लगा चुकी हैं, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी अदानी समूह के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की नाकाम कोशिश करती रही है। उसके बाद जब सच सामने आता है तो कहानी कुछ और ही निकलती है कि अदानी समूह पर लगे सभी आरोप फर्जी हैं या तो फिर निराधार हैं। कई बार कोर्ट ने भी अदानी समूह पर लगे आरोपों को खारिज किया है और इस बार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जी हां, क्या है अदानी पर कोर्ट केस का असल मामला और क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आज हम आपको वही बताएंगे। दरअसल भारतीय कारोबारी समूह अदानी ग्रुप पर अमेरिका के न्यायिक विभाग और सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ने भ्रष्टाचार का संगीन आरोप लगाया है। अमेरिकी एजेंसियों के अनुसार अडानी समूह ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी और इसके जरिए पेश की गई झूठी तस्वीर से समूह ने अमेरिका में निवेशकों से पैसा लिया है। अमेरिकी एजेंसियों ने अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी समेत 7 लोगों को इस मामले में आरोपित बनाया है। अब अडानी पर कोई आरोप लगे और उसमें कांग्रेस ना कूदे, ये तो कांग्रेस के नियमों के खिलाफ है। जी हां, इस मामले में भी कांग्रेस ने अपना जो है वहां पर एक्शन ले लिया। इस मामले में कांग्रेस घुस गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत सरकार को घेरा है, लेकिन भाजपा ने भी इसका तगड़ा जवाब दे डाला है। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने मुकदमे के कागजों के सहारे ही उनके जो तथ्य थे उन तथ्यों की बखिया उधेड़ी है और कहा है कि इतनी जल्दी अंतिम निष्कर्ष पर ना पहुंचा जाए, कोई फैसला ना ले लिया जाए और एक धारणा ना बना ली जाए जो डेटा उनके पास है उसके आधार पर, कागजों के आधार पर। विपक्ष ने अडानी भारत सरकार पर क्या कहा और अडानी पर यह आपको बता देते हैं। अडानी पर बुधवार को लगाए गए आरोपों के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने मोर्चा संभाला था। जयराम रमेश ने गुरुवार को एक्स यानी जो कि पहले ट्विटर था उसके माध्यम से अडानी समूह और सरकार को घेरा है। जयराम रमेश ने लिखा, गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य के खिलाफ अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय
के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा चालू किए गए मुकदमे में अडानी की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 2020 से 2024 के बीच भारत के सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन यानी कि 2100 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत दी है। 2000 करोड़ की जो बात कही जा रही थी, 2100 करोड़ का वो आंकड़ा है। जयराम रमेश ने आगे लिखा, मुकदमे में कहा गया है कि रिश्वत भारत सरकार के साथ सोलर एनर्जी सप्लाई करने का टेंडर लेने के लिए दी गई थी। इस टेंडर के मिलने से $2 बिलियन यानी 16,800 करोड़ से अधिक का मुनाफा होना होता। इसी मुकदमे में कहा गया है कि कई मौकों पर गौतम अडानी ने अपनी रिश्वत की योजना को और आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से भी सरकारी अधिकारी से मुलाकात की है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक और फोन सबूत होने का दावा किया गया है। अडानी पर हमला करते हुए जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि उन्हें मोदी सरकार संरक्षण दे रही है, यानी उसको संरक्षण मिल रहा है मोदी सरकार से। उन्होंने मांग की कि भारत में भी अडानी समूह के ऑपरेशन की जांच करने के लिए नए सेबी मुखिया की नियुक्ति की जाए और साथ ही एक संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का गठन किया जाए। भाजपा ने दिया जवाब। क्या जवाब दिया वो बता दें। कांग्रेस को ही यहां पर लपेटे में लिया है, जहां जयराम रमेश के इन आरोपों का जवाब भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीया ने दिया है। अमित मालवीया ने अमेरिकी कोर्ट के कागजों के हवाले से लिखा, इसलिए कहते हैं कि जवाब देने से पहले पढ़ लेना चाहिए। आपने जिन कागजों का हवाला दिया है उन्हीं में लिखा है, मुकदमे में लगाए गए आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं और जब तक आरोपित दोषी साबित ना हो जाए तब तक उन्हें निर्दोष करार माना जाता है। अभी दोषी नहीं बन गए हैं गौतम अडानी। इसके बाद मालवीया ने इस मुकदमे के कागजों के सहारे कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अमित मालवीया ने बताया, लेकिन जैसा भी हो पूरा मामला यह है कि अमेरिकी और भारतीय कंपनियों ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI को 12 गीगावाट बिजली सप्लाई करने पर सहमति जताई थी। यह समझौता तब होता जब SECI राज्यों की बिजली कंपनियां यानी कि SDC के साथ बिजली खरीदने का समझौता यानी PPA करने पर आधारित था। अडानी ग्रीन एनर्जी और अमेरिकी कंपनी एज्योर पावर के बीच समझौता था। इसके तहत सरकार को बेची जाने वाली बिजली में से एज्योर 4 गीगावाट जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी को 8 गीगावाट देना था। अमित मालवीया ने बताया कि इन कंपनियों द्वारा बनाई गई बिजली महंगी थी, इसलिए राज्यों की बिजली कंपनियां इन्हें खरीद नहीं रही थी। ऐसे में ये आगे SECI के पास भी नहीं जाती। अमित मालवीया ने बताया कि मुकदमे के अनुसार इस स्थिति से निपटने के लिए अडानी ने अमेरिकी फर्म एज्योर पावर के साथ मिलकर जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच ओडिशा, तब बीजेडी शासित था, तमिलनाडु DMK शासित और छत्तीसगढ़ तब कांग्रेस शासित और आंध्र प्रदेश तब YSRCP वहां पर थी, उसमें स्थित SDC को आप सोचिए $265 मिलियन जो है पैसों के रूप में दिया। अमित मालवीया ने जयराम रमेश से पूछा कि अगर मुकदमे में बताए गए सभी राज्य तब विपक्ष की पार्टियों द्वारा शासित थे तो सबसे पहले तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि क्या उन्होंने रिश्वत ली है। तो अमित मालवीया ने तो सीधा सीधा विपक्ष को ही बोला है कि आपने रिश्वत ली है। मालवीया ने कहा कि जयराम रमेश केंद्र सरकार को लेकर धर्मोपदेश दे रहे हैं बजाय अपनी सरकारों पर सवाल उठाने के। अमित मालवीया ने इस पूरे मुकदमे के पीछे जॉर्ज सोरोस का हाथ होने की जो है तरफ इशारा कर दिया। यानी आप सोचिए, जॉर्ज सोरोस का जब नाम लेते हैं तो डीप स्टेट की बात हो जाती है और आरोप लगाया है कि कांग्रेस उसकी कठपुतली बनी हुई है। जॉर्ज सोरोस की कठपुतली कांग्रेस बनी हुई, अमित मालवीया ये कहना चाह रहे हैं। एक बार आपको हम विस्तार से समझाते हैं कि अमेरिकी एजेंसियों के अडानी समूह पर क्या आरोप हैं। आप आरोप भी आप समझ लीजिए। एक बिजनेस ग्रुप पर आरोप लगा दिया जाता है, उसको बदनाम कर दिया जाता है, पर क्या इतना आसान है और इसको बार बार अडानी ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। तो आरोप क्या है? अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और SEC ने अडानी समूह पर आरोप लगाया है कि 2022 से 2024 के बीच अडानी समूह के रंजीत गुप्ता, सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल ने बिजली सप्लाई के टेंडर हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश रची। उन्होंने अपने हिसाब से फैसले करवाने के लिए पैसा दिया, इसके लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा अमेरिकी एजेंसियों ने कहा कि इन गलत सूचना के सहारे अमेरिका में अडानी समूह के लोगों ने बॉन्ड जारी किए और निवेश हासिल किए।
अडानी समूह के लोगों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की और न्याय के रास्ते में एक अड़चन बने, रोड़ा बने। यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने जांचकर्ताओं को झूठे बयान दिए और रिश्वत की बातें छुपाई। अमेरिकी एजेंसियों ने कुल 5 आरोप अडानी पर तय किए हैं। अब इसको लेकर मुकदमा चलेगा। वहीं अडानी समूह ने एक बयान जारी करके अमेरिका में होने वाली अपनी अगली बॉन्ड की बिक्री रोक दी है। अडानी समूह ने कहा कि यह बॉन्ड इश्यू 3 गुना सब्सक्राइब हुआ था। जो बॉन्ड इश्यू किया था 3 गुना या 3 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो आप सोचिए क्या लेवल था और क्या लोकप्रियता थी और क्या भरोसा था। अब अडानी समूह ने इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया दी है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है और ग्राफिक्स में भी आप देख ही पा रहे हैं। अडानी समूह ने अमेरिकी एजेंसियों द्वारा लगाए गए रिश्वत के आरोपों को लेकर अपना बयान जारी किया है। अडानी समूह ने अमेरिकी एजेंसियों के रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों को एकदम आधारहीन बताया है और उन्हें सिरे से नकार दिया है और नकारना भी चाहिए उनको। अडानी समूह ने कहा है कि वह इन आरोपों के खिलाफ हर संभव कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। वो कानूनी लड़ाई जो है जिसमें फंसाया जा रहा है वही लड़ाई अडानी ग्रुप के द्वारा लड़ी जाएगी। अडानी समूह ने साथ ही कहा है कि वह नियमों के अनुरूप काम करने वाला एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसने अपने निवेशकों और सहयोगियों को भी यही विश्वास दिलाया है। अडानी समूह ने अमेरिकी मुकदमे के हवाले से ही कहा है कि अभी ये सिर्फ आरोप हैं और जब तक दोष सिद्धि ना हो जाए तब तक जो है कोई दोषी नहीं होता है। गौरतलब है कि अमेरिकी एजेंसियों ने 20 नवंबर को अडानी समूह के खिलाफ रिश्वतखोरी में शामिल होने को लेकर एक मुकदमा दायर किया था। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी सांसद संपित पात्रा ने कहा, आज सुबह से ही हम मीडिया में एक कंपनी से जुड़ा मामला देख रहे हैं। उस कंपनी के खिलाफ अमेरिका में केस चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि जहां तक कंपनी और उसके खिलाफ मामले का सवाल है, कंपनी एक बयान जारी करेगी और अपना बचाव खुद करेगी, कानून अपना काम करेगा। बीजेपी सांसद संपित पात्रा ने राहुल पर हमला करते हुए कहा, राहुल जी ने आज बार बार कहा कि मोदी जी की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। अडानी के पीछे मोदी जी खड़े हैं, इसलिए उनकी विश्वसनीयता ग्लोबल स्तर पर समाप्त हो चुकी है। राहुल जी मोदी जी की विश्वसनीयता समाप्त करने की चेष्टा और कोशिश कोई आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। 2002 से मोदी जी की विश्वसनीयता को समाप्त करने की कोशिश आपकी माताश्री और आपकी पार्टी लगातार कर रही हैं। हमारे देश से हजारों मील दूर दूसरे देश में आज सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उन्हें यानी पीएम मोदी को दिया जा रहा है। यह है मोदी जी की विश्वसनीयता। ना मौत के सौदागर से मोदी जी की विश्वसनीयता पर डेंट पड़ा और ना ही चौकीदार चोर है कहने से, क्योंकि देश की जनता जानती है कि कौन विश्वसनीय है और किसकी विश्वसनीयता नहीं है। क्या कुछ कहा है संपित पात्रा ने, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। मुद्दा सामने आया है, सुबह से मीडिया में हम सब देख रहे हैं, एक कंपनी को लेकर उसके ऊपर कुछ केस है, यूएस में केस चल रहा है, आक्षेप प्रति आक्षेप है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है, जहां तक कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जी आप दीजिए। राहुल जी ने आज बार बार कहा मोदी जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, मोदी जी आज से क्रेडिबल नहीं रहे, अडानी के पीछे मोदी जी खड़े हैं, इसलिए आज से उनकी क्रेडिबिलिटी ग्लोबल स्तर पे खत्म हो गई। राहुल जी कान खोल के सुन लीजिए, ये मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करने की चेष्टा और कोशिश कोई आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। सन 2002 से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त करने की चेष्टा आपकी माताश्री और आपकी पार्टी लगातार कर रही है। मौत के सौदागर से तुम नीच हो, पाकिस्तान में जाकर मोदी को समाप्त करना है, से चौकीदार चोर है तक, ऐसे 100 गालियां मैं गिनवा सकता हूं जहां आपने कहा कि मोदी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है और मोदी के इमेज पर डेंट पड़ गया है। मगर राहुल जी, जब आप पीसी कर रहे थे और जब मैं पीसी कर रहा हूं, तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी आज इतनी हाई है कि हमारे देश से कोसों मील दूर, हजारों मील दूर दूसरे देश में आज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। यह है मोदी की क्रेडिबिलिटी। ना मौत के सौदागर से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा,
न चौकीदार चोर है कहने से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, क्योंकि देश की जनता जानती है कौन क्रेडिबल है और किसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। देश की जनता सटीक भाव से जानती है। तो आपने देखा क्या आरोप हैं, क्या प्रत्यारोप हैं और क्या जवाब जो है दोनों तरफ से जो है वो दिया जा रहा है। चलिए, संबित पात्रा को हमने सुनाया, लेकिन इसी खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न हमने आपसे पूछा वो आपको बता दें कि अदानी के बहाने मोदी को निशाना बना रही है क्या कांग्रेस? हाँ और ना में जवाब देना है। 97% लोगों ने, 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि हाँ, अदानी के बहाने मोदी को निशाना बना रही है कांग्रेस। अब बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसको सुनकर आपके जो है होश उड़ जाएंगे। कैसे उड़ जाएंगे आपको हम बताते हैं। कैसा हो यदि आपसे कोई, आपका दोस्त, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, इमेजिन करिए, सोच लीजिए, आपका बहुत अच्छा दोस्त कुछ पैसे उधार मांगे, और मांगते भी हैं दोस्त, और आप उसे पैसे दे भी दें। ध्यान से सुनिएगा, आपका दोस्त आपसे पैसे उधार मांगता है, आप उसे पैसे दे भी देते हैं, लेकिन समय आने पर जब आप अपने पैसे वापस मांगने जाते हैं तो आपको मिलती है क्या? मौत। जी हां, बिल्कुल। हम आपको ऐसी ही एक घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसमें एक महिला को सीरियल किलर मिस साइनाइड के नाम से जाना जा रहा है। उसका नाम बन गया मिस साइनाइड। दरअसल उसे लत थी जुआ खेलने की, रकम उड़ाने की, पैसा उड़ाने की, और इसी वजह से इसके ऊपर भारी कर्ज चढ़ता गया। जब क्रेडिट कार्ड के बिल और कर्जदारों का दबाव बढ़ा तो उसने अपने दोस्तों से रकम उधार मांगना शुरू कर दिया, लेकिन जब इन दोस्तों ने उससे अपनी रकम वापस मांगी तो बदले में उसने उन्हें मौत दे दी। मौत भी ऐसी कि सुनकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। उसने अपने 14 दोस्तों को, जी हां, कोई एक या दो नहीं, 14 दोस्तों को साइनाइड देकर मार डाला है। साइनाइड का इस्तेमाल एक जहर के रूप में। आप सोचिए, 14 लोगों को मारा उसने। अब इस सीरियल किलर महिला को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है, जो कि ठीक भी है। यह कहानी है थाईलैंड में रहने वाली 36 वर्षीय सारा रात की, जिसने साल 2015 से लेकर अब तक 14 लोगों को साइनाइड देकर मौत के घाट उतारा है। उसे फिलहाल अपनी एक सहेली के कत्ल के इल्जाम में मौत की सजा हुई है, लेकिन 13 अन्य मामले अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं। थाईलैंड में सारा रात नाम की इस महिला को मिस साइनाइड भी कहा जा रहा है। सारा रात के गुनाहों की पोल उस वक्त खुली जब अप्रैल 2023 में वो अपनी एक दोस्त सिरिपोन खानवांग के साथ घूमने गई। यहां इन दोनों ने एक घाट पर मछलियों को दाना डाला और बाद में खुद भी एक साथ खाना खाया। खाने के कुछ देर बाद ही सिरिपोन की तबीयत बिगड़ गई तो वो वहीं नदी किनारे गिर पड़ी। सारा रात ये सब देखती रही, लेकिन उसने सिरिपोन को बचाने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने जब सिरिपोन का पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि किसी ने उसे खाने में साइनाइड दिया था। इस खबर से हड़कंप मच गया और सिरिपोन के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस केस में सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब सिरिपोन की मौत के बाद कई और परिवारों ने भी सारा रात के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इन परिवारों का कहना था कि सारा रात से मिलने के बाद उनके परिजनों की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। पुलिस ने सबूत जुटाए और मई 2023 में सारा रात को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कहानी खुलती गई और सारा रात का खौफनाक सच सामने आया है। पता चला है कि उसने 2015 से लेकर अब तक 14 लोगों को इसी तरह साइनाइड देकर मारा है। हर कत्ल के लिए उसने साइनाइड का ही इस्तेमाल किया। उसको समझ में आ गया, साइनाइड दूंगी जल्दी मर जाएंगे और शायद पता भी ना चलेगा। पुलिस का कहना है कि मरने वालों में सारा रात के दोस्त, एक पूर्व प्रेमी भी था और एक पुलिस अधिकारी शामिल है। पुलिस वाले को भी नहीं बख्शा इसने, उससे भी शायद पैसे उधार मांगे होंगे, उसको भी साइनाइड खिला दिया। इनमें से 12 महिलाएं थीं, 14 में से 12 महिलाएं मार दी इस औरत ने, जबकि 2 पुरुष थे, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर भी था, एक पूर्व प्रेमी था। बैंकॉक की एक अदालत में मामला चला और सारा रात को अपनी दोस्त सिरिपोन के खाने और पीने में जहर देने का दोषी पाया गया। बताया जाता है कि कोर्ट में फैसला सुनाते समय सारा रात मुस्कुरा रही थी। जब उसको फैसला सुना रहे थे, वो सुन रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। साथ ही पूरे मुकदमे के दौरान सारा रात अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करती रही। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसने साइनाइड का इस्तेमाल करने की बात
कबूल की है। मौत की सजा के अलावा सारारत को सिरिपॉन के परिवार को 20 लाख भाट, यानी थाईलैंड की जो मुद्रा होती है भाट, वो उसका मुआवजा भी देने का आदेश दे दिया गया है। मौत तो होगी, मतलब फांसी तो आपको दी जाएगी, लेकिन 20 लाख भाट जो है वो आपको पहले देने पड़ेंगे। अब सवाल था कि आखिर सारारत ने अपने ही दोस्तों को साइनाइड देकर क्यों मारा, तो हमने पहले भी बताया था, लेकिन समझ लीजिए। पुलिस ने बताया कि ये सभी हत्याएं पैसे के लिए की गई थी, क्योंकि सारारत जुए की लत के कारण भारी कर्ज में डूब गई थी। उसके ऊपर बहुत सारा क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी चढ़ गया। वह अपने जानने वालों से पैसे मांगती और अगर कोई उससे अपने पैसे वापस मांगता था तो वह उसे जान से मार देती थी। इस तरह उसने अपने 15 दोस्तों को, 14 से 15 दोस्तों को साइनाइड दिया, लेकिन उसका एक दोस्त, सोचिए, एक दोस्त किसी तरीके से बच गया। हालांकि उसे सारारत की साजिश का पता नहीं चल पाया। मिस साइनाइड के नाम से कुख्यात इस सीरियल किलर ने पीने के पानी, खाने और दवा के तौर पर कैप्सूल में साइनाइड मिलाकर दिया था। इस मामले में शामिल 3 अन्य लोगों पर भी अलग अलग अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। इसमें सारारत का पूर्व पति, एक पूर्व पुलिस अधिकारी और उसका वकील शामिल है। वकील भी यहां मिला हुआ है। मिस साइनाइड को मुकदमे से बचाने में मदद करने के लिए सबूत छिपाने के आरोप में इन्हें भी 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है और काटनी पड़ेगी इनको। हालांकि सजा सुनाए जाने से पहले सभी ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन 14 दोस्तों को साइनाइड देकर मौत के घाट उतारने वाली महिला को बैंकॉक की अदालत से सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। चलिए, ये खबर हमने आपको बताई। इस खबर पर भी पोल के माध्यम से हमने आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी जान लीजिए। मिस साइनाइड को फांसी का निर्णय सही है क्या, हाँ या ना में जवाब देना था। आपने बोला हाँ, 98% लोगों ने कहा हाँ। अब बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की। कुछ ही दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में अनमोल बिश्नोई को हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है उससे कहानी की तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने अपने वकील के माध्यम से अमेरिका में शरण के लिए आवेदन किया है। पिछले सप्ताह हिरासत में लिए गए बिश्नोई को आयोवा के एक काउंटी जेल में रखा गया था। आप स्क्विरल के जेल से, उसके नाम से इसको मशहूर माना जाता है। इस जेल का जिक्र गैंग बस्टर्स नामक एक पुराने रेडियो कार्यक्रम में किया गया था। जेल की वेबसाइट पर अनमोल का डिटेल था और उसका नाम अनमोल बिश्नोई बताया गया था। इसमें कहा गया था कि उसकी जांच ICE द्वारा की जा रही है। यह विभाग सीमा पार अपराध और बिना दस्तावेज के अप्रवास से निपटता है। हालांकि अमेरिका में अनमोल की गिरफ्तारी भारत सरकार की तरफ से उसके देश में अवैध प्रवेश के बारे में साझा की गई जानकारी के कारण हुई है। हालांकि बात यह भी सामने आई है कि उसने शरण लेने के लिए एक सामरिक कदम के रूप में जानबूझकर अमेरिकी अधिकारियों के सामने सरेंडर किया होगा। सोचिए, यह भी एक चाल हो सकती है। यह घटनाक्रम मुंबई पुलिस की तरफ से उसके खिलाफ प्रत्यर्पण कार्रवाई शुरू होने के बाद हुआ। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सामने आया है कि हिरासत में लिए जाने से पहले अनमोल बिश्नोई ने अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं के माध्यम से शरण के लिए आवेदन किया था, जो कि होमलैंड सुरक्षा विभाग का एक प्रभाग है। अब जबकि उसने कानूनी माध्यमों से शरण की कार्रवाई शुरू कर दी है, तो यह संभावना नहीं है कि उसे भारत या किसी अन्य देश में प्रत्यर्पित किया जाएगा। ऐसे मामलों में जमानत देने की अमेरिकी कानूनी प्रणाली की प्रवृत्ति गैंगस्टर गोल्डी बराड की रिहाई द्वारा स्थापित मिसाल के साथ मिलाकर इस बात की संभावना को बढ़ाती है कि अनमोल भारत में प्रत्यर्पण से बच सकता है। खबर यह भी है कि बराड ने भी शरण के लिए आवेदन किया। इसके अलावा इस बात की भी संभावना है कि कनाडा पुलिस RCMP की तरफ से जांच किए जा रहे कुछ गिरोह संबंधी मामलों के सिलसिले में उस तक पहुंचने की कोशिश कर सकती है। FBI अनमोल की पहचान की पुष्टि करने की प्रक्रिया में है। संभवतः वॉइस सैंपल या DNA मैच के जरिए वह इसकी पहचान की जांच करेगी। अब अमेरिकी एजेंसी के अधिकारी जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में अमेरिका में उसकी मौजूदगी की पुष्टि की थी, उसके निर्वासन सहित बाद की प्रक्रियाओं के लिए भारतीय एजेंसियों के संपर्क में है। अब लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल कई हाई प्रोफाइल मामलों में आरोपी है। रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है। लेकिन अब आप ये सोचिए कि अब क्या ये बच जाएगा, ये प्रश्न हम आप पर छोड़ते हैं। इस खबर पर भी हमने आपसे
पोल के माध्यम से एक प्रश्न पूछा था। खबर हमने आपको बताई और शायद ये भारत ना आए, प्रत्यर्पण ना हो, इस खबर पर भी हमने आपसे पोल के माध्यम से प्रश्न पूछा कि शरण मांगना है अनमोल का नया दाव क्या? ये हमारा प्रश्न था। उसका भी उत्तर आपने क्या दिया है वो भी कुछ पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। लेकिन एक तरीके से भूमिका जो है वो बन गई है। शायद अब अनमोल ने जो वो दांव चल दिया है जिससे उसका बचाव हो सकता है और शायद उसको सरेंडर करना वहां पर एक तरीके से उसकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बिल्कुल यहां पर सही माना जा सकता है। तो आपने देखा, ये लीजिए पोल के माध्यम से जो आपसे प्रश्न पूछा था, शरण मांगना है अनमोल का नया दाव, 83% लोगों ने कहा हां, 17% लोगों ने कहा ना। तो आपने देखा कि इस प्रश्न पर भी आपका जो उत्तर आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको पीएम मोदी की एक प्रतिक्रिया सुनाते हैं। क्या है थोड़ा सा सुनाएंगे, लेकिन खबर मैं आपको पहले बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि 56 सालों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने गुयाना की यात्रा की है। बुधवार को पीएम मोदी के जॉर्ज टाउन पहुंचने पर गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स और दर्जनों कैबिनेट मंत्रियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी ने गुयाना की संसद के विशेष सत्र को भी संबोधित किया है। गुयाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत और गुयाना का रिश्ता बहुत गहरा है। यह मिट्टी, पसीने और परिश्रम का रिश्ता है। करीब 180 साल पहले एक भारतीय गुयाना की धरती पर आया था और उसके बाद से खुशी और गम दोनों ही स्थितियों में भारत और गुयाना का रिश्ता आत्मीयता से भरा रहा है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, 24 साल पहले एक जिज्ञासु के रूप में मुझे इस खूबसूरत देश में आने का अवसर मिला, और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा उनका जो है ऑडियो आपको सुनाते हैं। Honorable ministers, members of the parliament, Honorable the Chancellor of the Judiciary, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, गयाना की इस ऐतिहासिक पार्लियामेंट में आप सभी ने मुझे अपने बीच आने के लिए निमंत्रित किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। कल ही गयाना ने मुझे अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। मैं इस सम्मान के लिए आप सभी का, गयाना के हर नागरिक का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गयाना का हर नागरिक मेरे लिए स्टार बाई है। यहां के सभी नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सम्मान मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को समर्पित करता हूं। साथियों, भारत और गयाना का नाता बहुत गहरा है। ये रिश्ता मिट्टी का है, पसीने का है, परिश्रम का है। करीब 180 साल पहले किसी भारतीय का पहली बार गयाना की धरती पर कदम पड़ा था। उसके बाद दुख में, सुख में, कोई भी परिस्थिति हो, भारत और गयाना का रिश्ता आत्मीयता से भरा रहा है। हमें सिखाती है कि हर देश के नागरिक उतने ही अहम है। इसलिए जब विश्व को एकजुट करने की बात आई, तब भारत ने अपने G20
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एग्जिट पोल्स की। वो एग्जिट पोल जिसने कल चुनाव के बाद महाराष्ट्र के एमवीए और झारखंड के इंडी कुनबे में हलचल पैदा कर दी है। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग कल बुधवार को तो पूरी हो गई, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल से कांग्रेस गठबंधन परेशान है। वास्तव में महाराष्ट्र में 11 एग्जिट पोल में से 6 में बीजेपी गठबंधन यानी महायुति की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। वहीं झारखंड के 8 एग्जिट पोल्स में से 4 ने बीजेपी गठबंधन की जीत का दावा किया है। एग्जिट पोल के अनुसार महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके साथी दलों की सरकार बन सकती है। ज्यादातर एग्जिट पोल ने महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति यानी बीजेपी, अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट की सरकार बनने का अनुमान जताया है। वहीं 5 एग्जिट पोल ने महाराष्ट्र में महायुति को 150 से 195 सीट मिलने का अनुमान जताया है। यानी कल चुनाव के बाद इन एग्जिट पोल्स में ज्यादातर ने महाराष्ट्र में महायुति की जीत का दावा किया है। जिस पर एमवीए नेताओं की माने तो ये एग्जिट पोल्स गलत साबित होंगे और महाराष्ट्र में उनके गठबंधन की सरकार बनेगी, जिस पर एमवीए गठबंधन एग्जिट पोल्स को एजेंडा बता रहे हैं और इसे गलत साबित करने के लिए कुतर्क दे रहे हैं। तो जो एमवीए एग्जिट पोल में महायुति की सरकार बनता नहीं देख सकता, वो तब क्या करेगा जब ये एग्जिट पोल सच साबित होंगे। आपको दिखा रहे हैं सारे एग्जिट पोल, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर इन एग्जिट पोल्स पर एमवीए की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है। साथ ही आपको महायुति की भी इस पर प्रतिक्रिया सुनवाते हैं, एक नजर डालते हैं। के चुनाव 20 तारीख यानी कल ही संपन्न हो गए। देर रात जो वोट ऑफ परसेंटेज आया है वो बहुत ही संतोषजनक है। 65.11% मतदाताओं ने मतदान किया है। ये 2019 के विधानसभा चुनाव से करीब करीब 4% ज़्यादा है। अमूमन देखा गया है कि जिस भी राज्य में ज़्यादा मतदान होते हैं, वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ जाते हैं, वहाँ पर परिवर्तन होने वाला होता है, लोग बदलाव चाहते हैं। अगर परसेंटेज वोटिंग कम होती है तो लोग सोचते हैं कि जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसे ही चलने दो, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा वोटिंग करने की। लेकिन जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं, मतदान करते हैं और ज़्यादा मतदान करते हैं, तो इसका मतलब है कि लोग वर्तमान सरकार के काम से खुश नहीं हैं, वो नई सरकार चाहते हैं, नया काम देखना चाहते हैं। देखिए, सारे एग्जिट पोल्स जब से काफी सालों से जो आ रहे हैं, हर जनरल इलेक्शन में फेल हुए हैं। ये एग्जिट पोल्स फिक्स्ड मैचेस हैं। ये एग्जिट पोल्स स्कैम कराते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश बढ़वाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कराते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए लॉसेस कराते हैं। ये सारा मैन्युपुलेटेड गेम चल रहा है जो हमने लोकसभा चुनाव में बोला था। 400 पार कर एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे, 240 पे भारतीय जनता पार्टी आई। फिर हमने हरियाणा में भी देखा वही माहौल। तो मैं एग्जिट पोल्स पे चर्चा ना कर जो जनता ने हमें प्यार दिया है, जो जनता ने हमें विश्वास लोकसभा में दिखाया, वही प्यार आगे बढ़ेगा और विधानसभा में एक नया इतिहास गढ़ेगा। ऐसा है, एनडीए तमाम इन्होंने जो पिछला इन्होंने जो भी दिखाया था एग्जिट पोल, उसमें कहीं यूपीओ को दिखाया था ज्यादातर, फिर एनडीए अब दिखा रहे हैं। तो आप देखते हैं ना, एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत साबित होगा। मैं तो खुद गया था महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में होकर आया था। मुझे जहां तक मेरी जानकारी है कि पूरी तरीके से हमारी सरकार, महागाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार आपके झारखंड के अंदर बनने जा रही है। देखिए क्या होता है एग्जिट पोल, किसने किया एग्जिट पोल। देखिए लोकतंत्र में जो मतदान होता है वो सीक्रेट होता है। लोग अपनी बात हमेशा खुलकर नहीं कहते। महाराष्ट्र में इस बार यही हुआ है। कोई आप सैंपल सर्वे 2-4 हजार लोगों का स्टेट में ले लेंगे और कहेंगे ये जीत रहा है, वो जीत रहा है। हरियाणा में कांग्रेस जीत रही थी एग्जिट पोल के अनुसार। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? लोकसभा में मोदी जी को 400 पार दिखा रहे थे एग्जिट पोल वाले, सभी बड़े बड़े चैनल वाले। क्या हुआ आप देखिए, 23 तारीख को 10 बजे तक, 11 बजे तक पूरा फैसला आ जाएगा।
हम 160 165 सीटें जीत। चलिए अब एक और मुख्य खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर दिल्ली के डाबरी थाना क्षेत्र से है, जहां 31 अक्टूबर की रात को दिवाली वाले दिन पटाखे जलाने को लेकर जिहादियों द्वारा परिवार के साथ मारपीट की गई थी। और इस पूरे मामले पर सुदर्शन न्यूज ने खबर जब दिखाई, उसके बाद पुलिस ने सभी जिहादियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। लेकिन अब मामले को करीब 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन पुलिस ने अब तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। साथ ही जब भी पुलिस जिहादियों से पूछताछ करने जाती है तो पुलिस के साथ जिहादियों द्वारा परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस बारे में परिवार कई बार पुलिस से गुहार लगा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार को बार बार जिहादियों की तरफ से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इससे परेशान होकर पीड़ित हिंदू इस वक्त दिल्ली के डाबरी थाने के बाहर तमाम हिंदू संगठनों के लोगों के साथ मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस किसके दबाव में अपराधियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। जिहादियों के द्वारा परेशान किए जाने पर पुलिस के इस तरह के ढीले रवैये पर हिंदू संगठन के लोगों ने थाने में इकट्ठा होकर अपनी मांग रखी है। चलिए इसी पर देखिए हमारी संवाददाता दिव्या की खास रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। दिल्ली के डाबरी थाना क्षेत्र में 31 अक्टूबर की रात को पटाखे जलाने को लेकर जिहादियों द्वारा एक हिंदू परिवार को बड़ी बेरहमी से मारपीट की गई थी, जिसके बाद इस खबर को प्रमुखता से हमने अपने चैनल पर दिखाया था, जिसके बाद एफआईआर तो दर्ज की गई जिसमें 7 जिहादियों के नाम लिखे गए थे। लेकिन इस पूरे मामले को करीब 20 से 22 दिन हो चुके हैं और अब तक एक भी जो आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। जब परिवार लगातार थाने आता है, कार्रवाई की मांग करता है, तो पुलिस सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन देकर उनको घर भेज देती है। लेकिन जिहादियों द्वारा लगातार जो है परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसके संदर्भ में आप आज देखिए इस वक्त हम लोग डाबरी थाने के बाहर मौजूद है। पीड़ित परिवार भी यहाँ पर मौजूद है और जो इलाके के लोग हैं, आरडब्ल्यू है और समाज के जितने भी लोग हैं वो इस वक्त परिवार के साथ हैं और कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो एक बार परिवार से जानेंगे कि इस 20-25 दिन में अब तक पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं दी है और आश्वासन के नाम पर जिहादियों को अब तक नहीं पकड़ा गया है, लेकिन इनके साथ क्या कुछ घटना घट रही है, क्या इनको धमकी दी जा रही है, इन्हीं से जानते हैं क्या हो रहा है। मैम अब आपके साथ ये 20-22 दिन का कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जैसे जाते हैं घर आश्वासन दे के आ जाते हैं। परसों भी गए थे, तब भी इन लोगों ने बोला, ये सचिव साहब गए थे तो कह रहे क्या है, क्या कोई परेशानी है? मैंने की परेशानी है, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कह रहे क्या सुनवाई होगी, आपके घर पे बैठा दें पुलिस वाला, जीने पे बैठा दूं, घर के सामने बैठा दूं, घर के अंदर बैठा दूं, ऐसे बोल के और आ गए। और उसको बगल पे मुजरिम को कह रहा हाँ भाई ठीक है, वो कह रहे हाँ सर ठीक हो, काम पे जा रहा हूँ, ऐसे करके साथ में उसको खड़ा करें। और हम लोगों का कुछ बोलते ही नहीं, ना कोई आश्वासन दे के बस चले जाते हैं। बस इतना बोला और बस चले गए, और कुछ बोला ही नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना। और कह रहे कि आप लड़ाई कर रहे हो गैर मतलब कि क्यों लड़ाई ऐसी कर रहे हो, क्या नाम है, आप बीच में आप मारे जाओगे, यहाँ वहाँ के मजा लूटेंगे, आप पीटे जाओगे। और ऊपर से धमकी दे रहा कि आप पिटोगे बीच में। ये कौन बोल रहा है? ये सचिव बोल रहे थे। सचिव साहब? हाँ जी, हाँ, कि आपको मारा जाएगा। हाँ, कि पार्टी वाले लड़ते रहेंगे हिंदू मुसलमान और बीच में आप मारे जाओगे, आपकी धुम यार लुटेगी, ऐसे बोल रहे थे। हाँ, उल्टा और बोल रहे थे ऐसे ही, और दुनिया भर की बातें और सुना रहे, धमकी दे रहे थे। मैं कुछ नहीं बोली, मैं अकेली थी, मेरी लड़की तो काम पे थी, मैं अकेली थी, इतना कह के और बस वापस आ गए। उन्हीं के साथ साथ आगे वो जा रहा है और पीछे से खुद ही जा रहे हैं। नाम बता पाएंगे? नदीम। हाँ, नदीम का साथ सचिव साहब दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ, नदीम के साथ ही था। हाँ, वो भी साथ में थे और सारे पुलिस वाले भी थे, 4-5 लोग, और सचिव जी थे, और क्या नाम नदीम भी था साथ में। हाँ ठीक। अच्छा, क्या नाम है आपका सर? सुभाष। आप इलाके में ही रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे, एक परिवार को 20 दिनों में अब तक जो है इंसाफ नहीं मिल पाया है, एक पूरा परिवार मिलके एक हिंदू परिवार को मारता है, कार्रवाई में सिर्फ और सिर्फ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, लेकिन कुछ मिला नहीं अभी तक परिवार। ये अब प्रशासन की नाकामी कहें या पुलिस वालों का कुछ कहें, बिना बात में उसको ये पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हादसा जो हुआ है वो पीड़ित परिवार हिंदू है। और सामने खबर हिंदू एकता पदयात्रा से जुड़ी हुई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत हो गई है। पदयात्रा को लेकर गढ़ा स्थित बागेश्वर धाम में बाबा की अपील पर लाखों की संख्या में हिंदू पहुंचे। इतने भक्तों के साथ बाबा बागेश्वर धाम से ओरछा तक पदयात्रा करेंगे। यह पदयात्रा करीब 160 किलोमीटर की है। बाबा ने पदयात्रा की शुरुआत से पहले कहा कि हमें छेड़ोगे तो हम छोड़
छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दें कि गुरुवार को सुबह बागेश्वर धाम की यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा में तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगान भी गाया गया और इसके बाद हनुमान चालीसा के पाठ के साथ यात्रा का शुभारंभ भी किया गया। धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ बड़ी संख्या में साधु संतों के अलावा आम लोग भी इसमें शामिल हैं। 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से इसकी शुरुआत होने के बाद 29 नवंबर को ओरछा में इसका समापन होगा। 15 किलोमीटर ये पदयात्रा चलेगी और फिर दूसरे दिन 17 किलोमीटर को ये आगे बढ़ेगी। पेपटेक टाउन में विश्राम होगा। चलिए इसी के साथ आगे दीजिए, समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे होंगे जनमत में। आगे दीजिए मुझे शिवम दत्त मेहता को और मेरी पूरी प्रोडक्शन और एडिटोरियल टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।